Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. If you're new to this channel, hello, my name is Shagun and you're watching Learn with Shagun. So here's the thing that I'm going to upload a complete series of carbohydrates on my channel, including their stereochemistry specifically. So stay tuned for those videos. Other than that, I would be uploading the entire playlist of carbohydrates for final year of chemistry. Some of the videos already exist on my channel. Let's add on to that with the configuration of monosaccharides. Okay, now you must have studied about the classification of this particular term isomers, right? Now in chemistry, isomers are being subdivided, and amongst them a category of stereoisomers exists. Now stereoisomers are further classified and they are classified as conformational, configurational. Basically यहाँ पे जो हम चीज़ कंसिडर कर रहे हैं, these are the configurational isomers. Okay, now configurational isomers में भी हम optical isomers के बारे में पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की. नाउ आपको पता है अलग अलग तरीके के मोनोसेक्राइड्स होते हैं. अब मोनोसेक्राइड्स क्योंकि अलग अलग होते हैं, नंबर्स अलग होते हैं कार्बन के, कुछ उनके अराउंड जो एटम्स है या ग्रुप्स है वो कैसे अरेंज है वो अलग होते हैं, तो उसके बेसिस पर उनके स्ट्रक्चर अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. अब कोई मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल है, उसके अंदर स्टीरियो सेंटर्स कितने प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेरियोआइसोमेरिक फॉर्म्स विच आर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस. ओके, जो स्टीरियो सेंटर्स होते हैं बेसिकली अगर वो किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियसली वो उसे ऑप्टिकली एक्टिव बना देते हैं. नाउ ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन. चलो लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. देखो जैसे कोई भी मोनोसेक्राइड है और उसका एक जनरल फॉर्मूला है आपके पास. फॉर एग्जाम्पल दिस, लेट अस टेक द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड. उसका ये आपके पास जनरल थोड़ा सा स्केलेटल फॉर्मूला मैं यहाँ पे बना लेती हूँ कि ये है. नाउ आपको कैसे पता चलेगा कि ये जितने भी ग्रुप्स कार्बन स्केलेटल जो आपका इसका बैकबोन है चेन का, विच इज़ बेसिकली ये है 3 कार्बन. अब आपको कैसे पता है कि ये जितने भी इसके साथ जो एटम्स हैं या जो ग्रुप्स हैं उनका स्पेस में अरेंजमेंट इसके अराउंड कैसा है, राइट? अब पहले व्हेन दीज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स और क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक्स वर नॉट डेवलप्ड, तब हम पता भी नहीं कर सकते थे मॉलिक्यूल को स्टडी करके खुद कि इसका कैसा होगा अरेंजमेंट, राइट? तो वैसा दैट ऑल्सो वॉज नॉट पॉसिबल. तो हम कैसे असाइन करें इन सबको? तो उस टाइम पे ML फिशर जो थे उन्होंने 1885 में एक स्टैंडर्ड रेफरेंस कंपाउंड चूज़ किया ताकि वो रिलेटिव कन्फिगरेशंस दे पाएँ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को जिनके पास स्टीरियो सेंटर है. बेसिकली उन कंपाउंड्स को वो देना चाहते थे कुछ रिलेटिव कन्फिगरेशन स्पेस में कि एक्चुअल में वो स्पेस में कैसे दिखते होंगे. सो उसको देने के लिए उन्होंने एक सिंपलेस्ट कंपाउंड जो है उसको उसका कन्फिगरेशन आर्बिट्ररीली फिक्स किया, और वो मॉलिक्यूल जो कंपाउंड उन्होंने चूज़ किया था दैट वाज ग्लिसरल्डिहाइड. ओके, इट्स द सिंपलेस्ट एल्डोज विद ओनली 1 स्टीरियो सेंटर, और इसी वजह से उसके 2 एनांटियोमर्स हैं. ये सब टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, कर ही लेते हैं अभी. आई वॉन्ट यू टू लुक एट वन थिंग वेरी क्लियरली राइट है कि यहाँ पर जो है वो एक स्टीरियो सेंटर की वजह से इसके 2 एनांटियोमर्स होते हैं. नाउ व्हाट आर एनांटियोमर्स? एनांटियोमर्स ऐसे वो क्या बनाते हैं, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बनाते हैं, मिरर इमेजेस बनाते हैं. जो एनांटियोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं. ओके, मतलब मिरर इमेजेस कैसे होते हैं? लिटरली इन्वर्टेड होते हैं. अगर आपके पास ओरिजिनली कोई चीज़ जो है वो राइट में होगी तो मिरर में आपको वो लेफ्ट में दिखाई देगी, राइट? लिटरली इन्वर्टेड इमेजेस मिरर बनाता है. और ये एक दूसरे के एनांटियोमर्स एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं. वो मैं समझाती हूँ कि क्या होता है. Now look at this illustration very carefully. This is one hand of mine and this is other hand of mine. If I superimpose both of these hands on each other, they are not completely superimposable, right? This thumb is not able to superimpose the thumb of the other hand, and the little finger of this hand is not able to superimpose the little finger of this hand. Only these 3 fingers are superimposed on each other. ओके, दिस इज़ व्हाट नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस लुक लाइक. अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रख दूंगी सपोज, तो इसमें क्या होगा कि OH इस साइड आएगा, राइट, और H इस साइड आएगा. तो क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल हैं? नहीं है. तो वही एनांटियोमर्स होते हैं कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस बनाते हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं.
आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनांटियोमर। देखो सबसे पहले हम टर्म डिस्कस करते हैं स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर रिकैप्चुलेट करवा रही हूँ, आई नो आप सबको पता ही होगा। स्टीरियो सेंटर क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ जो है वो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसके यही वाला देख लो आप, ये कार्बन अगर हम कंसिडर करते हैं, इसके एक साइड पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक अलग एंटिटी है ऊपर, और नीचे कम्प्लीटली अलग एंटिटी है, राइट। सो इसके 4 डायरेक्शंस में अलग अलग तरीके के एटम्स या ग्रुप लग रखे हैं, हम ये बोल सकते हैं। सो दिस पर्टिकुलर कार्बन इज द स्टीरियो सेंटर। ओके, सो व्हाट इज स्टीरियो सेंटर? एन एटम, टिपिकली हम कार्बन को ही बोलते हैं, दैट हैज 4 अटैचमेंट्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो यही चीज़ होती है जो कि किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बनाती है। अब एक चीज़ आती है विच इज़ द, हमने बात की कि उन्होंने रेफरेंस कंपाउंड लिया था जिसको कंपेयर करके वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस देते थे बाकी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। सो एक तो होती है आपकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। सो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ये जो एटम्स या ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उसकी 3 डायमेंशन में जो है वो अरेंजमेंट कैसी है, राइट। कि लेफ़्ट साइड पे कौन है, राइट साइड पे कौन है, वो एब्सोल्यूट मतलब ओरिजिनल कि असल में क्या है मॉलिक्यूल की, जो कि NMR और क्रिस्टलोग्राफी से आजकल कंफर्म कर लिए जाते हैं। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि इट्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल कंपेयर्ड टू द रेफरेंस मॉलिक्यूल। अब हमने बोला ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो है वो स्ट्रक्चर है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपेयर करेंगे बाकियों को, और फिर उन्हें अगर हम एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, वो कहलाएगी उस कंपाउंड की या उस मॉलिक्यूल की रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो आई होप एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का जो कंसेप्ट है वो पता चल गया है। नाउ क्या आती है चीज़ कि अभी हम देखते हैं कि कंपैरिजन कैसे करेंगे, और थोड़ा ग्लिसरॉल्डिहाइड का अच्छे से हम समझ लेते हैं। ओके, तो आपके पास ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो है वो ये सिंपलेस्ट एल्डोज है। पहले तो ऐसा मोनोसेकेराइड जिसके पास एल्डिहाइड है स्ट्रक्चर में, वो एल्डोज कहलाएगा। इसके पास एक स्टीरियो सेंटर है जो कि दिस आई हैव डिनोटेड। ओके, अब हम इसे कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। ओके, if hydroxyl group is present on the right side, it's D-glyceraldehyde, and if it is present on the left side, it is named as L-glyceraldehyde. Both are glyceraldehyde. अब ये बेसिकली डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? स्पेस में कैसा अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे ये 2 फर्दर कैटेगराइज हो गए हैं। मॉलिक्यूल तो सेम है, जनरल फॉर्मूला सेम है, एटम सब कुछ सेम है। ये बन गया है D-glyceraldehyde और ये बन गया है L-glyceraldehyde। नाउ सी दिस इज़ द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ सेम। ये सेम है, ये वाली चीज़ का फिशर प्रोजेक्शन है। ओके, सो अभी मैं रोटेशनल, अब ये देखो इसका स्पेसिफिक रोटेशन D-glyceraldehyde का +13.5 डिग्री है, और ये जो L-glyceraldehyde है इसका -13.5 डिग्री है। बट सी इसी की वजह से यहाँ पे देखो D+ ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखा हुआ है, और क्योंकि इसका नेगेटिव स्पेसिफिक रोटेशन है इसको L नेगेटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखा हुआ है। बट इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। आपको पता है ना स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है? मैंने अपने एक वीडियो में अच्छे से बताया भी हुआ है कम्प्लीटली कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। कि जैसे मान लो प्लेन पोलराइज लाइट है, दोबारा एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि प्लेन पोलराइज लाइट है, एक ही प्लेन में जो है वो अप एंड डाउन मूव कर रही है। मान लो कोई कंपाउंड आ गया इसके बीच में, यही वाला मॉलिक्यूल, इससे ये पास करना है इस वाले मॉलिक्यूल से इसने। नाउ सी प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो मूव कर रही थी ऐसे ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। अब ये इसके साथ ये इसके बीच में से पास कर रही है इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के बीच से। अगर तो वो जो प्लेन ऑफ रोटेशन है उसे शिफ्ट कर देता है राइट हैंड साइड पे, और अब ये इस तरीके से मूव करने लग पड़ती है ग्लिसरॉल्डिहाइड से गुजर के, उसके सोल्यूशन से गुजर के। अब वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है, तो ये क्या होगा इसका, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा, ठीक है। इसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको टर्म दी जाती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट, वो रोटेशनल डायरेक्शन के बेसिस पे। और अगर यही चीज़ होती और ये इसे लेफ़्ट में इस तरीके से पास होने पे इस तरीके से लाइट का जो ऑसिलेशन है उसे लेफ़्ट की तरफ टिल्ट कर देता, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस तरफ है, तो ये क्या कहलाता है फिर, लेवो रोटेटरी। तो अब देखो इस वाली चीज़ का कि डायरेक्शन मतलब प्लेन ऑफ लाइट को किस डायरेक्शन में जो है वो शिफ्ट करेगा,
ठीक है, उसका इसके डी या एल कॉन्फ़िगरेशन से कुछ लेना देना नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डी वाला ही जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी देगा और हमेशा एल वाला ही लेवो रोटेटरी देगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। So as we said that there is no direct relationship between the absolute configuration and direction of rotation of light by a molecule. So let us take an example. हमारे पास दो molecules होते हैं, xylose and lexose. Now both xylose and lexose जो होते हैं उनका D configuration ही है, ओके लेकिन xylose dextro rotatory होता है और जो हमारा lexose होता है that is levo rotatory. Now see, you saw the difference कि that doesn't depend upon having D or L configuration, okay? That is a completely different concept. अभी हम बात कर रहे हैं कि अब ग्लिसरल्डिहाइड हमने जो है वो रेफरेंस मॉलिक्यूल चूज़ कर लिया। अब हमने इसको देख के बाकी कंपाउंड्स को जो है वो कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है कि क्या वो D हैं, क्या वो L हैं। अब सबके पास तो 3 नहीं होंगे ना कार्बन एटम्स, सभी के पास। अभी ये तो सिंपलेस्ट था एल्डोज, इसके पास 3 थे, अभी किसी के पास 4 भी होंगे, 5 भी होंगे, 6 भी होंगे, है ना। तो मतलब उन वालों को हम कैसे डी और एल कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे, क्योंकि इसके पास तो एक ही स्टीरियो सेंटर है, उनके पास ज़्यादा स्टीरियो सेंटर्स होते हैं। तो अभी हम वो देख लेते हैं। जो इसका जो वर्क था उसमें उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की थी 1951 में। देखो कितने टाइम के बाद जो है वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आई इनटू अकाउंट, ठीक है, जिससे कि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाती है मॉलिक्यूल्स की। सो देखो उससे क्लियरली ये इस्टेब्लिश हो गया कि जो हमारे फिशर ने कॉन्फ़िगरेशन आर्बिट्रली फिक्स की थी, उनको ग्लिसरल्डिहाइड की दी थी उन्होंने, वही उसकी एक्चुअल एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी है, ठीक है। सो दैट वाज काइंड ऑफ वेरीफाइड, ओके। सो उसके बाद क्या है कि उसके बाद क्या है कि बहुत सारे और कंपाउंड, स्पेसिफिकली मोनोसेकेराइड्स जो हैं, उन्हें रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस डिज़ाइन किए गए थे इनके कॉन्फ़िगरेशन रिलेट करके डी और एल ग्लिसरल्डिहाइड से। अब हम देखते हैं कि रिलेट कैसे करना है। नाउ सी, ये वाला जो आपका मोनोसेकेराइड ले रखा है ये एल्डोपेंटोज है, इसके पास 5 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। उसके पास तो 3 ही थे, एक स्टीरियो सेंटर था। नाउ इसके पास जो है वो ज़्यादा स्टीरियो सेंटर्स हैं। देखो 5 वाला कैसे होगा, 5 वाले का स्ट्रक्चर, जैसे अभी बैकबोन ड्रॉ कर लेते हैं हम 4, 5, ठीक है। अभी ऊपर तो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप ही होता है और यहाँ पे लास्ट वाला तो फिक्स ही रहता है। नाउ मैटर करता है ये वाला सेंटर वाले सभी, सी इन सब के पास HNOH है कार्बन। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, राइट। फर्स्ट वाला तो नहीं है। अब सेकंड वाला भी स्टीरियो सेंटर है। नाउ थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले के ऊपर भी अलग एंटिटी है, नीचे भी अलग एंटिटी है, साइड में H है, OH है, तो ये भी स्टीरियो सेंटर हुआ और दिस ऑल्सो इज स्टीरियो सेंटर, राइट। नाउ बेसिकली हमें देखना होता है स्टीरियो सेंटर और उसे रिलेट करना होता है ग्लिसरल्डिहाइड के साथ। देखो अगर तो किसी का जो स्टीरियो सेंटर जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो डी ग्लिसरल्डिहाइड की तरह राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है तो उसको हम डी कॉन्फ़िगरेशन देंगे, और अगर उसका एल ग्लिसरल्डिहाइड की तरह जो स्टीरियो सेंटर हम कंसिडर कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है तो उसे हम एल कॉन्फ़िगरेशन देंगे। नाउ सी, इसके पास तो यू विल थिंक कि इसके पास 1 2 3 स्टीरियो सेंटर्स है। अब हम कौन सा कंसिडर करें वही नहीं पता है, तो उसके लिए भी एक रूल है कि हमें क्या करना होता है। फॉर ऑल द मोनोसेकेराइड स्टीरियो सेंटर इज़ द कार्बन विच इज़ लास्ट बट 1, मतलब लास्ट वाले से एक पहले वाला, सेकेंड लास्ट, ओके, जिसे हम नाम देते हैं पेनल्टीमेट कार्बन। हमें कंसिडर करना है ये पेनल्टीमेट कार्बन और इसे रिलेट करना है अपने ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर के साथ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हाईएस्ट नंबर स्टीरियो सेंटर। देखो सिंपली आप ये भी देख सकते हो कि आपके पास 3 स्टीरियो सेंटर्स थे, उसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन से स्टीरियो सेंटर का है, फोर्थ वाले का, तो दैट ऑल्सो इज़ अ क्राइटेरिया कि आप उसे पेनल्टीमेट कार्बन बोल सकते हो। फिर देखो कि ये जो पेनल्टीमेट कार्बन है इसके पास जो OH ग्रुप है वो कौन से साइड पर प्रेजेंट है। इफ़ इट इज़ प्रेजेंट एट राइट हैंड साइड यू गिव द डी कॉन्फ़िगरेशन। अगर उसका हाइड्रोक्साइड लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है then you have to give it a L configuration, okay। so this is it for this video। हमने D और L configurations असाइन करना सीखे अपने मोनोसेकेराइड्स को, और हमने ये भी सीखा कि उसका रोटेशनल कॉन्फ़िगरेशन से कुछ लेना देना नहीं है कि वेदर इट वुड बी अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी और अ लेवो रोटेटरी। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई
hope you found something useful in this video. And in the next video, we would be learning about the erythro and threodystyromers. Thanks for watching.